हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 10+2 का एक टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन। तो चलिए बड़े ही आसान लैंग्वेज में हम ये जानें कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन। समझना भी है, आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बड़ा आसान टॉपिक है। देखिए, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। तालमेल बनाना। हर जगह पर जहाँ भी हम काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं उस काम में तालमेल होना ज़रूरी है। तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत आपको कहाँ करनी पड़ती है? जहाँ एक से ज़्यादा काम हो आपके पास, स्टेप बाय स्टेप काम होने हो, तो वहाँ आपको हर स्टेप के अंदर उन डिफरेंट स्टेप के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन सेटअप करना पड़ेगा, यानी तालमेल बनाना पड़ेगा, ताकि एक का काम दूसरे को इंटरप्ट ना करे, डिस्टर्ब ना करे। अगर ऐसा हुआ तो जो डिस्टर्बिंग पार्टी होगी वो अपना काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब ये है, बिजनेस के अंदर बहुत सारी वेरियस एक्टिविटी की जाती हैं और सभी एक्टिविटीज़ के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कह दो आप, एक बैलेंस मेंटेन करना है आपने, ताकि वो एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। वो हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो बेटा, वो एक्टिविटी होती कौन सी है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है बिजनेस के अंदर जो बिजनेस में की जाती हैं? वो कौन सी है? जैसे कि सेल एक्टिविटी, परचेज एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी, उसके बाद मार्केटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी। कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें एक बिजनेस के अंदर करनी पड़ती है। तो हमें मेक श्योर करना होगा कि ये सभी एक्टिविटी एक दूसरे को विरोध में नहीं आएंगी, मतलब इंटरप्ट नहीं करेंगी, अड़चन नहीं बनेगी दूसरी एक्टिविटी के लिए। तो हमने इस तरीके से इनका सेटअप करना है। तो यानी इनके बीच में बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस in these activity known as coordination, इसी चीज को हम बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन। इन सब एक्टिविटीज के बीच में क्या बनाना है आपने? एक बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। यही बैलेंस कहलाएगा कोऑर्डिनेशन। जैसे एग्जाम्पल से हम एक पॉइंट समझते हैं। मान लीजिएगा, हम एग्जाम्पल लेते हैं सेल और परचेज डिपार्टमेंट का। सेल डिपार्टमेंट है एक, तो और एक परचेज डिपार्टमेंट है। ये दोनों अपनी अपनी एक्टिविटी से एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। तो इनका इफेक्ट नेगेटिव ना जाए तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एक दूसरे को के विरोध में ना जाए, अगेंस्ट ना जाए। हमने इन दोनों में एक तालमेल सेटअप करना है। जैसे मान लीजिएगा, ये कहते हैं, ये डिपार्टमेंट सेल का एक टारगेट रखता है। टारगेट, इसने कहा हम इस साल 1000 कार सेल करेंगे। तो इन्होंने अपना एक टारगेट डिसाइड किया कि 1000 कार हमने क्या करनी है? सेल करनी है। तो ये सेल तभी कर पाएंगे जब वो मैन्युफैक्चर होंगी, यानी कि प्रोड्यूस होंगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रोल बीच में आएगा। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तभी प्रोड्यूस कर पाएगा जब उनको उसका रॉ मटेरियल मिलेगा।
तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने का जिम्मेवारी किसकी है? और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? परचेज डिपार्टमेंट की है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कॉन्सेंट्रेट कर देगा इन 1000 कार के ऊपर। तो वो उतनी ही परचेजिंग करेगा जितना, जिससे कि 1000 कार मैन्युफैक्चर की जा सके। और वो परचेज करके सामान किसको दे देगा? वो परचेज करके सामान दे देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसको क्या करेगा? फिर मैन्युफैक्चर करेगा, और मैन्युफैक्चर करने के बाद ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब हो सकता है हमने क्या किया, हमने 900 कार सेल कर दी, 900 कार सेल कर दी हमने, 100 कार अभी और देनी है और टाइम ख़त्म होने वाला है। वो 1 साल या 1 महीना कितने का टारगेट था, जितने टाइम का था, वो टाइम अब उसके ख़त्म होने का समय आ गया। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारा, उसका सहारा लेंगे। हम जल्दी से कोई ऐड निकालेंगे, कोई स्कीम निकालेंगे, ताकि हमारी बची हुई 100 कारें भी सेल हो जाएं बेटा। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम एक दूसरी एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, यानी कि उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। तो बैलेंस मेंटेन जब इनमें हो जाएगा, उसी को बोल देंगे बेटा हम कोऑर्डिनेशन। अब ये देख लो, अगर बैलेंस मेंटेन ना करें हम, मिसमैचिंग हो जाए, ये परचेजिंग या तो ज़्यादा प्रोडक्ट कर ले, या फिर इतना प्रोडक्ट परचेज करे कि उसमें 1000 की बजाय 800 कार ही बने, तो 800 कार का मटेरियल अगर ये खरीदेगा तो फिर इनको दिक्कतें आएंगी, ये सेल नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन से ज़्यादा सेल तो हम कर नहीं सकते। प्रोडक्शन 800 है तो 1000 कारें कैसे बिकेंगी? नहीं बिक सकती। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस का एम है, ऑब्जेक्ट है, उसको एक ऑर्डर पैटर्न में ढाल लेते हैं, एक ऑर्डरली पैटर्न में ढाल लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? काम करते हैं, और सबको उसी काम को करने के लिए बोल देते हैं। भी आपने ये सोच के काम करना है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्ट है, मैंने तो ये ऑब्जेक्ट लिया, कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग। अब वो चाहते हैं कि हमने कॉम्पिटिटर को मात देनी है, कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा। अब कॉम्पिटिटर को मात देने के लिए सभी डिपार्टमेंट को लगना पड़ेगा। वो कैसे लगेंगे बताओ? कॉम्पिटिटर को मात देने का, पीछे निकालने का एक ही तरीका है कि उससे कम कॉस्ट के ऊपर, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी को बिना इफेक्ट करे आप क्या करो? कम कीमत पर प्रोवाइड करवाओ अपना गुड्स मार्केट में, उससे कम पर बेचो, तो या रेट डाउन करो आप उससे आगे निकल सकते हो। अब रेट डाउन करना सिंपल कह दिया, लेकिन सिर्फ कहने से रेट डाउन थोड़ा ना हो जाएगा, हमको उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट क्या करने पड़ेंगे? परचेज डिपार्टमेंट को चाहिए कुछ ऐसी ट्रिक अडॉप्ट करे जिससे वो रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाए उसको। थोड़ा सा रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो उतना रेट भी कम कर पाएंगे हम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप जो अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, या जो खर्चे हम रोक सकते हैं उनको रोको, स्टॉप करो, एक्स्ट्रा खर्चों को पे पाबंदी लगाओ थोड़े दिन के लिए, ताकि हम कॉम्पिटिटर के सामने हमारा प्रोडक्ट सस्ता ला सकें। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? कम रेट पर प्रोड्यूस करके देगा आपको, कैसे भी करे, वो प्रोडक्शन बढ़ाए या जो भी वो करेगा अपने हिसाब से, ठीक है। कॉस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। तो वहाँ से जब आपके ये डिपार्टमेंट लगेंगे तो देखो, सभी में जब तालमेल बनेगा तभी आप कंपटीशन में आगे निकल पाओगे बेटा। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आप सभी एक्टिविटीज़ में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखो, यानी कि बैलेंस बना के रखो। वो बैलेंस बनाना ही क्या कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो ये तो सिंपल मीनिंग था हमारा कोऑर्डिनेशन का। फारलैंड की एक डेफिनेशन है, MC फारलैंड की, मैक फारलैंड बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन कर लेना, वो अच्छी है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ नेचर क्या है। मीनिंग समझने के बाद अब हम जाएंगे नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन के ऊपर। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन।
एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, कोऑर्डिनेशन वैसे हमने डिस्कस किया था, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ती है। कोऑर्डिनेशन आपको वहाँ चाहिए होता है जहाँ एक से ज़्यादा एक्टिविटी हो, यानी कि एक से ज़्यादा आदमी काम करते हों, इंडिविजुअल्स काम करते हों। जब आपके पास एक से ज़्यादा लेबर होती है तो आपको चाहिए कि उनके काम में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। जहाँ एक ही पर्सन काम कर रहा होता है, नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की वहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी को काम करना है सारा, उसको पता है कि मुझे क्या काम किस टाइम पर पूरा करना है, तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी बेटा। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन जो है ना वो एक इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। फर्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ये वही पॉइंट आ गया जो हमने अभी डिस्कस किया था, यानी कोऑर्डिनेशन आपको कहाँ करना पड़ेगा, जहाँ ग्रुप एफर्ट की बात आएगी वहाँ यू नीड कोऑर्डिनेशन। वेयर सिंगल पर्सन वर्किंग देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, वहाँ आपको कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर ग्रुप में काम हो रहा हो, यानी कि एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हो, तो वहाँ पर आपको चाहिएगा कोऑर्डिनेशन बेटा। तो कोऑर्डिनेशन की जो नीड होगी आपको वो सिर्फ उन्हीं जगह पर होगी जहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ की जाएंगी बेटा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है सेकंड, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, सबके काम में यूनिटी। यूनिटी यानी एक रूपता, एक जैसा, एक जैसे एम को लेके सभी के सभी लोग काम करें, वो कहलाता है यूनिटी ऑफ एक्शन। सबका काम यूनिट यानी कि एक जैसा होना चाहिए, यूनिटली होना चाहिए। कैसे, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, चलो एक और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। एप्पल की कंपनी ने कहा कि हमने इस साल में 1 लाख हैंडसेट बेचने हैं मार्केट के अंदर। 1 लाख हैंडसेट बेचने हैं हमने पूरे इंडिया के अंदर, 1 लाख फ़ोन बेचने हैं। अब 1 लाख फ़ोन बेचने हैं तो 1 लाख फ़ोन उनको मैन्युफैक्चर भी करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे तो उनको 1 लाख फ़ोन के हिसाब से रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा तो उनको क्या चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा फाइनेंस भी चाहिएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो सभी एक्टिविटीज़ आपको उस 1 लाख फ़ोन के हिसाब से जो 1 लाख मोबाइल हैंडसेट बेचने हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे सभी डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप 1 लाख मोबाइल का प्रोडक्शन कर सको। परचेज डिपार्टमेंट आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा ताकि आप इसका प्रोडक्शन कर सको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, आपको इतने फ़ोन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा और उसके हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट भी बता देगा। हो सकता है उनका जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी 1 लाख की ना हो, तो उसको फिर एक्स्ट्रा मशीन परचेज भी करनी पड़ेगी, तो वो आपको कैसे भी करके 1 लाख फ़ोन प्रोड्यूस करके देगा। सेल डिपार्टमेंट इस 1 लाख सेल को बेचेगा, किसका सहारा लेके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सहारा लेके इन 1 लाख फ़ोन को बेचेगा। अब देख लो आप यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन सेटअप करने के बाद यहाँ क्या होगा, सभी के सभी इस एक एम को लेकर के अपने काम में जुट जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे बेटा। तो यूनिटी ऑफ एक्शन इसी चीज़ को बोलते हैं कि सभी जो कोऑर्डिनेशन है सबको एक यूनिट में बांध लेता है और सभी उसी काम को देखकर अपने अपने काम करते हैं, यानी उसके अकॉर्डिंग काम स्टेप उठाते हैं बेटा। उसके बाद तीसरा है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लगातार चलने वाली क्रिया। बिजनेस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो भी कभी भी खत्म नहीं होता बेटा।
बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो उस दौरान हो सकता है आपके सामने कुछ दिक्कतें भी आ जाएं। अब दिक्कतें यानी डिफिकल्टी किस फॉर्म में हो सकती है? हो सकता है आप जरूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो या जरूरत से कम काम कर रहे हो, दोनों तरह की दिक्कतें हो सकती हैं आपको। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि परचेज डिपार्टमेंट ने 1000 हमने कारें बनानी थी, 800 कार के हिसाब से प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, तो इसका मतलब वो किसी भी तरीके से 1000 कार प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि रॉ मटेरियल ही उसके पास 800 कार्स का पड़ा है। तो यहाँ समझना ये होता है कि मैनेजर को, मैनेजमेंट को हर टाइम देखना पड़ता है, हर मिनट ये देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या सभी काम हमारे इस डिसाइडेड एक्टिविटी जो हमारा एम है, ऑब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। अगर नहीं किए जा रहे तो उस कमी को ढूंढेंगे हम और उस कमी को दूर करवाएंगे। परचेज डिपार्टमेंट कहता है जी मैं तो 1000 की जगह, बोलिए चलो इसका ले लेते हैं, 1000 फ़ोन, 1 लाख फ़ोन लिए हमने, सॉरी 1 लाख फ़ोन का मटेरियल में तो 90,000 फ़ोन का रॉ मटेरियल खरीद पाऊंगा। उससे फिर बात करी कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप, जब 1 लाख का टारगेट है तो फिर 1 लाख फ़ोन के लिए परचेज करो। उसने कहा जी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो उसकी बात करवाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहीं से भी उसको पैसा ला करके देगा बेटा। अब हो सकता है एक और डिपार्टमेंट का नाम लेता हूँ आपको, पर्सोनल डिपार्टमेंट। नाम सुने पर्सोनल? पर्सोनल डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉय को फर्म के अंदर मेंटेन और रिटेन करता है, एक्वायर भी करता है, लगाए भी रखता है, लगाता भी है, रिक्रूट बोलते हैं, रिक्रूट भी करता है और उनको वहाँ पर रिटेन भी करता है, वो पर्सनल। कोई भी कर्मचारी की पोस्ट खाली होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पर्सनल डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाएगा और वो आपको एज सुन एज पॉसिबल वो लेबर प्रोवाइड करवाएगा, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। वो पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है, वो अपने हिसाब से करके रखता है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा लेबर भी चाहिएगी आपको, तो बेटा सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। तो बात यहाँ हम क्या कर रहे थे, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की कर रहे थे। बिजनेस के अंदर हो सकता है कोई डिपार्टमेंट उतना काम नहीं कर पा रहा जितना हमारा ऑब्जेक्ट था, तो फिर उसमें उसको देखेंगे, लुक आफ्टर करेंगे और फिर उसमें जो कमी आएगी उसको हम दूर करेंगे बेटा। तो ये कोई एक बार ही करने वाला काम नहीं है, वंस डन और लेफ्ट नहीं बेटा, एक बार कर दिया छोड़ दो नहीं, हमेशा आपको ये काम करना पड़ेगा, ध्यान आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा। उसके बाद आता है ऑल परवेसिव। जब भी हम ऑल परवेसिव का मीनिंग समझते हैं, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक्टिविटी है ये एक। और जब हम यूनिवर्सल एक्टिविटी की बात करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो और चाहे वो आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी, आप कोई बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस ना भी कर रहे हो, फिर भी आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। एक टीम वर्क, क्रिकेट टीम है हमारी, क्रिकेट टीम के अंदर क्या होता है, सभी प्लेयर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे वो, तभी वो मैच जीत पाएंगे, अदरवाइज मैच नहीं जीत पाएंगे। वो सबका रोल डिफाइन है, अपने अपने रोल्स को वो एक एम लेके चलते हैं कि हमने मैच को जीतना है। तो जहाँ भी अगर किसी भी प्लेयर ने क्या किया, अपने रोल को पूरी तरीके से नहीं निभाया, तो वहाँ वो ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोऑर्डिनेशन कहीं भी कर सकते हो बेटा, बिजनेस एक्टिविटी हो वहाँ भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हो, और बिजनेस नहीं भी कर रहे आप तो वहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है बेटा, ठीक है। और लास्ट है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जानबूझकर किया जाने वाला काम। डेलिब्रेट फंक्शन, ये कोऑर्डिनेशन अपने आप में सेटअप नहीं होता कि खुद ही हो जाएगा कोऑर्डिनेशन, नहीं बेटा। कोऑर्डिनेशन आपको सेटअप करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन के लिए आपको काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कितना काम हमने करना है और कैसे हम सब में तालमेल बिठाएं। वो जानबूझ के आपको एक स्टेप उठाने पड़ेंगे, एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कोऑर्डिनेशन होता है।
बिजनेस चला दिया और अपने आप कोऑर्डिनेट होता रहेगा, ऐसा नहीं है बेटा। तो मैं आपको यहाँ दो वर्ड और क्लियर करना चाहूँगा, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन का मतलब जैसे क्या होता है, एक टीचर स्कूल के अंदर पढ़ाता है तो अच्छा पढ़ाएगा, इफेक्टिव पढ़ाएगा, तो वो उसका कोऑपरेशन है। लेकिन उसके लिए जो टाइम टेबल बनता है, टाइम टेबल जो बनेगा ना, वो टाइम टेबल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अब टाइम टेबल का बेनिफिट देखिए क्या है बेटा, टाइम टेबल अगर बना होगा तो उस टीचर को ये पता होगा मेरे को इस टाइम पर यहाँ क्लास लेनी है, और जब वो उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करेगा तो किसी की क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपनी क्लास इजीली लेके आ जाएगा। तो कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन के अंदर आप क्या करते हो, कोऑपरेट करते हो, यानी कि अपना पूरा एफर्ट करते हो उस काम को करने के लिए। और कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, आप उसको समय पर पूरा करके देते हो, यानी टाइम टेबल जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का फॉर्म आएगा। इफेक्टिव टीचिंग आपकी जो होगी वो किसका पार्ट होगा, कोऑपरेशन का पार्ट होगा। तो ये हमारे थे इसके अंदर नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। और नेक्स्ट पॉइंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसका जो एक और पार्ट रह गया, 2 ही लेक्चर का ये हमारा चैप्टर है। ओके बेटा, थैंक यू।